आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित है। इस वीडियो में हम हाथरस गैंगरेप के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्या क्या हुआ वहाँ पर। इससे पहले मैं सबसे पहले बलरामपुर केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड है इस वक्त मीडिया में, जिसको लेके इन दोनों केसों को लेके, और इन दोनों ही नहीं जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं इसको लेके काफ़ी आक्रोश है जनता में, आक्रोश प्रशासन पे भी है, जिस तरीके से प्रशासन ने हाथरस केस में काम किया। तो सबसे पहले हम बलरामपुर केस को देखते हैं। बलरामपुर में जो गैंगरेप हुआ, 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ पे भी डीजीपी और जो यूपी सरकार ने एक बड़े अधिकारी को, 2-3 बड़े अधिकारी को भेजा। वो लोग आज कल मिले पीड़ित परिवार से, उनको कुछ मदद की भी उन्होंने घोषणा की। तो ये सब काफ़ी, जब मीडिया में बलरामपुर केस भी आ गया तब हुआ। बलरामपुर की केस की अगर बात करें तो ये बहुत ही घिनौना था। ये एक गैंगरेप केस था जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा कि लड़की का पैर हाथ भी टूटा हुआ था। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। अगर बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो आप जान के चौंक जाएंगे कि लड़की की जो मृत्यु हुई है, जो पीड़िता की मृत्यु हुई है, वो इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत होता है उसके फटने के कारण हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना दरिंदगी भरा ये एक्ट था। और इस केस में कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया। इस केस में भी परिवार का ये कहना था कि जो पुलिस है वो बिल्कुल शुरुआत में सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। जो स्टेप्स लेने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिया। ये आरोप है परिवार का। ये तो बलरामपुर की बात हो गई। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चे में है इस वक्त। बात करें हाथरस केस की। हाथरस केस के बारे में मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। हाथरस एक गांव है जो 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, यानी कि संसद भवन से, जो लोकतंत्र की मंदिर मानी जाती है, वहाँ से मात्र 200 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये सारा घटना हो रहा है। और हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ घटना घटा। 14 सितंबर को ये सारा मामला हुआ। ये जो भी रेप हुआ, उसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया। उसके बाद लड़की का हालत नाजुक होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुई लड़की। वहाँ पे नहीं सुधार हो रहा था, लड़की का स्थिति बिगड़ा। उसके बाद उसे ऊपर के अस्पताल में रेफर किया गया और आखिरी में सफदरजंग अस्पताल में लड़की ने आखिरी सांस ली। पहला रिपोर्ट जब फाइल हुआ इस केस में तो उसमें सिर्फ मारपीट और हत्या की बात हुई। सेकेंड एफआईआर 22 सितंबर को फाइल होता है, यानी कि 22 सितंबर वो दिन है जब पीड़िता ने मरने से पहले अपने एक वीडियो क्लिप में पीड़िता ने कहा कि उसके साथ रेप हुआ है और 4 लोगों ने किया है। उसके बाद रेप के चार्जेस को भी एफआईआर में ऐड किए गए, यानी कि सेकेंड एफआईआर हुआ। अब मैं बात करूं इस केस की, 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक राजनीतिक तौर पर, एक जो ईडीजी का आरोप उस तौर पे। पहला राजनीतिक तौर पे मैं बताता हूं। 2 चीज है। एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर है कि किसके कहने पर और क्यों बिना परिवार के इजाजत के पीड़िता को जला दिया गया, और ये सबको पता है और इसको लेके काफी निराश भी है जनता। दूसरी बात, ऐसा मैं 10 साल से न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, 10 साल से न्यूज़ देख रहा हूँ। 10 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कहीं पे एसआईटी की जांच चल रही हो और जांच के बाद, जांच के कारण राजनीतिक पार्टी तो समझ में आता है कि राजनीति ना हो इसलिए रोक रहा जा रहा है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। और पीड़ित परिवार जब कह रहा है कि हमें डर लग रहा है, हमें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है यहाँ के पुलिस से, आप उसी पुलिस के साथ पूरे परिवार को, क्या पूरे गांव को कैद कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस डीएम के हवाले, उस एसपी के हवाले, जिन्होंने उनसे बिना पूछे शरीर को जला दिया, पीड़िता के अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होने दिया सही तरीके से। उस डीएम के हाथ में आप उस परिवार को छोड़ चुके हैं, जो डीएम धमकाता है खुले तौर पर, सबको पैक करके, यानी कि मीडिया को बाहर निकाल के, किसी विरोधी दल को बाहर निकाल के, अकेले दम पे बैठ के धमकाया जा रहा है। और ये पूरा वीडियो सबने देखा। बात करें तीसरी, जो एडीजी हैं, यानी कि डीजीपी के बाद जो हेड ऑफ पुलिस होते हैं किसी स्टेट के, उसके सबसे बड़े अधिकारी एडीजी होते हैं, जो वहां पे प्रशांत कुमार थे। उनका बयान आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पर्म नहीं पाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ना रेप हुआ ना गैंग रेप हुआ।
और जो लोग प्रशासन को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं उनको हम मार्क कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि इस तरीके का फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, कल अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी हेड है यानी कि टेक्नोलॉजी हेड है पार्टी के, उनका बयान आता है कि रेप नहीं हुआ। और झूठ मूठ का रेप बोल के ये लोग सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। पीड़िता का बयान है, परिवार का आरोप है, सर्कमस्टांसेस प्राइमरी तौर पे ये दिखा रही है कि रेप हुआ है। और पूरी पार्टी, पूरी सरकार में इसलिए नहीं, सिर्फ एसपी डीएम पे मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि एडीजी का बयान आ रहा है, एसपी डीएम का कार्रवाई चल रहा है। और ये बिल्कुल मान लेना कि बिना सीएम के नॉलेज के ये सारा काम हो रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सरकार का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अगर बचा रही थी सरकार तो किसको बचा रही थी और क्यों बचा रही थी, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और एडीजी कहते हैं कि प्रशासन को बदनाम नहीं कीजिए। किस प्रशासन को बदनाम नहीं करें जिसको आपके ही सरकार ने, यूपी सरकार ने खुद ही निलंबित कर दिया। हम क्या बदनाम करेंगे? निलंबित क्यों, क्या बताइए? अगर वो गलत नहीं थे तो निलंबित क्यों किया गया? खैर आगे बढ़ते हैं। इस केस में तो ये सारा चीज हुआ ही। अब बात करें तो यूपी जो एडीजी का जो एक पूरा सिनेरियो है कि मर्डर बनाया जाए, इस रेप केस को मर्डर में कन्वर्ट किया जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। जनता इसका विरोध कर रही है और मैं भी इसका विरोध करता हूं। एक नॉर्मल लॉ स्टूडेंट से, थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट से आप पूछोगे जाके कि स्पर्म का मिलना रेप के लिए जरूरी है या नहीं, तो वो बोलेगा नहीं है, क्योंकि कानून में बदलाव हो चुके हैं। यूपी एडीजी को क्या इतनी से भी बुद्धि नहीं है, या किसी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं? ये दो में से एक बात है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि स्पर्म का मिलना 2 से 3 दिन में ट्रेसेबल नहीं होता है, और ये पोस्टमार्टम जो पीड़िता का वो 10 से ज्यादा दिन के बाद हुआ था। तो इस तरीके का बयानबाजी क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ से परे है। अब बात करें राजस्थान केस की, खासकर बीजेपी और बहुत लोगों ने भी कहा कि सिर्फ यूपी सरकार से सवाल क्यों, राजस्थान सरकार से सवाल क्यों नहीं। अगर यही बात बीजेपी कहती है तो समझ में आता है राजनीतिक तौर पे कि ठीक है, कांग्रेस आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगाती है, बीजेपी उसका सामना करती है और फिर दोबारा आरोप प्रत्यारोप लगाती है, समझ में आता है। लेकिन ये सवाल जब हम पूछते हैं प्रशासनिक तौर पे आप सरकार से, यूपी सरकार से, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इनजस्टिस क्यों कर रहे हो, तो आप जवाब तो देते नहीं हो, आप जवाब में सवाल पूछते हो, यानी कि काउंटर क्वेश्चन आप करते हैं। ये पार्टी के तौर पर ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के तौर पे, यानी कि इंडिविजुअल, आम लोगों के तौर पे हम लोगों का इस तरीके से डिफेंड करना किसी चीज़ों को, ये सही बात नहीं है। मैं बताऊंगा। ये राजस्थान केस के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान का कुछ महीने पहले केस आया था जिसका काफ़ी विरोध, जब केस आया था तो उस टाइम पे भी काफ़ी विरोध हुआ था सरकार का, प्रशासन का, और कुछ इस तरीके के हालात भी वहाँ पे भी मौजूद थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप हाथरस केस जानते हो, आप बलरामपुर केस जानते हो, आप हैदराबाद में जो गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ उस केस को भी जानते हो, आप राजस्थान के भी केस को जान गए। ये 4 केस तो आपने जान लिया, लेकिन क्राइम डाटा ये बताता है कि सिर्फ 2019 में, मैं रेप केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत संख्या में है, मैं रेप या गैंगरेप के बाद मर्डर जो होता है, मैं उसकी संख्या के बारे में बात कर रहा हूं, जो 47 महाराष्ट्र में है, 47, 34 मध्य प्रदेश में है, 26 यूपी में, 23 कर्नाटक, 20 तेलंगाना और बिहार, फिर और भी सारे स्टेट में। आपको इन सारे केसेस के बारे में क्यों नहीं पता है? क्या ये कम हीनियस थे, कम गंभीर थे? नहीं। कारण ये कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, इन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया, मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। इस कारण से आप नहीं जानते हो, कारण ये है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारे केसेस तो महत्वपूर्ण हैं, सैकड़ों केसेस है जहां पे रेप और गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ। सिर्फ 2019 में हम 4-5 नाम जानते हैं।
कारण राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। इतने सारे केसेस में हम कुछ केसेस को जान पाते हैं। आप राजस्थान के भी केस इसलिए जानते हो क्योंकि बीजेपी ने इसको रेस किया। वहां पे कांग्रेस रेस नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, उस पर सवाल आ रहे हैं। कांग्रेस नहीं रेस करेगी, बीजेपी ने रेस किया। यहां बीजेपी तो डिफेंड कर रही है अपने आप को, कांग्रेस रेस कर रहा है सवाल। ये रोल होता है अपोजिशन का, जिसको आज के डेट में हम लोगों ने बहुत कम आंका है। अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन ही होता है जो चीज़ों को सरकार के द्वारा जो छिपाया जाता है उसको उजागर करने का काम किया जाता है। और अपोजिशन के साथ साथ इस काम में सबसे बड़ा भागीदार मीडिया खुद होता है, जिस कारण से चौथा पिलर हम मानते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन आज के डेट में मीडिया क्या कर रहा है? 24 घंटा सुशांत सिंह राजपूत चला रहा था 2 महीने से, 24 घंटा। मैं आपको बताऊं, इस 2 महीने में हजारों लोग ने आत्महत्या कर ली अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ये सरकारी डाटा दिखाता है। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? सब्जियां के दाम बढ़ गए, फल तो छोड़िए, जो सब्जी हम खाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, परवल, भिंडी, जो भी सब्जी खाते हैं आप लोग, उसके दाम कितने बढ़ गए मार्केट में। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बिहार चुनाव चल रहा है, आज न्यूज़ देखते होंगे आप लोग। एनडीए में तेजस्वी चिराग पासवान आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ बात कर रहे हैं, महागठबंधन में क्या चल रहा है, ये सारा चीज़ चलता है। लेकिन कभी ये नहीं चलता कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति, सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर बच्चे जा रहे हैं तो टीचर हैं कि नहीं है, टीचर हैं तो उनको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है। अगर पढ़ाना आता है तो प्राइवेट स्कूल की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट स्कूल के कारण नहीं, गरीब भी अपना जमीन बेच के पढ़ा रहा है बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। वो इसलिए नहीं कि उसको शौक है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, बल्कि इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल में सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है। ये कोई महत्व नहीं रखता है क्या? ये सब मुद्दे, करप्शन, ये कौन सी नई बात है? करप्शन तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा आदत होता है ब्रश करने का सुबह, वैसे एक आदत बन चुका है। कह रहे थाना में जाना है, पैसा देना है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा, पैसा देना है, यहां जाएंगे पैसा लगेगा, वहां जाएंगे पैसा लगेगा, ये कागज चाहिए पैसा लगेगा। इसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते हैं हम लोग? कारण यह है कि हम हिंदू, मुसलमान, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन सब में बहुत व्यस्त हैं। और कोई ये मीडिया कोई एक मुद्दा उठाती है, मीडिया का यही मॉडल है, कोई एक मुद्दा उठाओ, लोगों को कनेक्ट करो इमोशनली और उसको चलाते रहो जब तक उससे हम पैसा चूस सकते हैं, यानी कि टीआरपी निकाल सकते हैं। जब टीआरपी घटने लग जाए मुद्दा बदल लो। और वही काम पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। उनको वोट चाहिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं महसूस होता है कि हम हर केस में जाके उसका विरोध करें, चीज़ों का कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कारण यही है कि वो जानते हैं कि जनता तो मूर्ख है, जनता कुछ दिन में भूल जाएगी, जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। और इस पूरे एपिसोड में मुझे आश्चर्य इस बात की लगती है कि यहाँ भी गोदी मीडिया का अपना रोल है। मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ की और रिपब्लिक भारत की। इन्होंने न्यूज़ चलाया कि सरकार को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। अरे कैसी साजिश? कौन सी साजिश? आपके यूपी सरकार ने, जो आपको पैसे देते हैं ना न्यूज़ दिखाने के, उन्होंने, बीजेपी के यूपी सरकार ने निलंबित किया इन अफसरों को। इन अफसरों को क्यों निलंबित किया? हम बदनाम कर रहे हैं। निलंबित इसलिए क्या? क्योंकि उन्होंने गलत काम किए थे। आपकी सरकार ने, यानी कि यूपी सरकार ने खुद सीबीआई को इंक्वायरी दे दिया। क्यों सीबीआई को केस दिया? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनके ही ऑफिशियल्स कई सारे इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको बताऊं, इस चीज में मैं योगी आदित्यनाथ की जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये बहुत कम सरकार होती हैं, राज्य सरकारें ऐसी होती हैं जो हिम्मत करती हैं इस तरह का कि अपने सरकार के विरुद्ध खुद ही जाना होता है सीबीआई को जांच सौंपना। और यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई को जांच सौंपी है, ये मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ को एक नहीं, बहुत से सवालों का जवाब देना है अभी। अब मैं आपको बताऊं कि इस सारे में किया क्या जा सकता है। सबसे दुखद बात तो ये है कि आज भी कई सारे, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी तो मैं जानता हूं और भी राज्य होंगे जहां पे कई सारे गांव में दलित लोगों के लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है। यानी कि मंदिर अलग होगा,
इस मंदिर में दलित नहीं जाएंगे। ये हाथरस तो एक गांव है जहाँ पे लोगों का ये आरोप है, ऐसे बहुत से गांव हैं। और ये बहुत दुख है इस बात का मुझे कि 70 साल बाद भी इस तरीके का जो असामाजिक तथ्य है, जो कास्टिज्म है, इसको हमने दूर नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। लालू यादव की जो पार्टी है सोलली सिर्फ कास्ट के नाम पे बनी थी। यादव और मुसलमान को इन्होंने कितने फेवर किए जब इनकी सरकार थी, इसकी गिनती नहीं है। मायावती की बात करें तो उन्होंने कितने फेवर किए दलितों को, इसकी भी गिनती नहीं है। बात करें सिर्फ कास्ट की नहीं, बिहार में तो पार्टी बनती भी है तो कास्ट के ही नाम पे बनती है। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, दलित के वोट पे बनी है। और अगर मैं बात करूं जेडीयू की, बीजेपी की, कांग्रेस की, तो इनकी कोई कास्ट पॉलिटिक्स तो नहीं है, लेकिन इनका भी वोट बैंक कुछ ना कुछ कास्ट में बचता है। और ये बात सब लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और धर्म की जहां तक बात है तो ओवैसी की राजनीति को भी हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। और हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम को वो बताते हैं कि देखो डर का माहौल है, हमको वोट करो। कि हमने बीजेपी को भी देखा है, हिंदू के नाम पे मुस्लिम के खिलाफ एक बदनामी, मुस्लिम को बदनाम करके हिंदू को जोड़ के हिंदू वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास किया। और यही तो राजनीति का एक मूल सिद्धांत ही रहा है भाजपा का, ये भी हमने देखा है। दोस्तों, मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अब नहीं तो कब समय आ चुका है कि हम देश को इन पार्टियों से, हिंदुओं से, मुसलमान, धर्म हो, जाति हो, पार्टी हो, इससे ऊपर रखें और उसके लिए काम करें। शिक्षा नीति में बदलाव लाएं, जो सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के लिए आंदोलन करें। उसके बाद जो गरीब लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का आंदोलन करें। करप्शन जैसे बीमारी का जो जड़ में घुस चुका है समाज के, उसको दूर करने के लिए आंदोलन करें। और अनेक ऐसे बिंदुओं हैं जहां पे हमें काम करना है। ये सिर्फ एक हाथरस की पीड़िता को नहीं न्याय मिलना चाहिए, बल्कि हर उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए जिनके खिलाफ क्राइम होता है। मैं हर उस पीड़िता के साथ हूं, सिर्फ हाथरस की पीड़िता के साथ नहीं हूं। मैंने जितनी भी संख्या बताया जो मुझे नहीं भी पता है, उनके भी साथ मैं हूं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ एक केस में नहीं, आप हर पूरे क्राइम का जो एक व्यवस्था है इसके अगेंस्ट आप खड़े हो। जो जातिवाद का एक जंग, एक तरीके से चेन बन चुका है सोसाइटी में, इसके खिलाफ खड़े हो और सारे असामाजिक तथ्यों के खिलाफ खड़े हो। और ये हिंदू मुसलमान जाति के नाम से हम देश को ऊपर लेके बढ़ें और आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करें कि अच्छा होगा और अभी से सुरक्षित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।